7 दिसंबर 1972 रात के करीब 12:33। फ्लोरिडा का कैनेडी स्पेस सेंटर की जमीन हिल उठी जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट सैटर्न वी अंधेरे आसमान का सीना चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। यह था नासा का ऐतिहासिक इंसान का चंद्रमा पर भेजा गया अपोलो 17 मिशन। लॉन्च के ठीक 5 घंटे और 6 मिनट बाद जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 29,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब अंतरिक्ष यात्रियों ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की तेज रोशनी उनके ठीक पीछे थी और उनके सामने पूरी पृथ्वी एक चमकते हुए कांच के कंचे की तरह तैर रही थी। उसी समय उन्होंने जो तस्वीर ली वह इतिहास में अमर हो गई। 7 दिसंबर 1972 को ली गई इस ब्लू मार्बल तस्वीर ने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि हमारी सरहदें, हमारे मतभेद सब एक ऐसे छोटे से नीले घर के अंदर हैं जो अंतरिक्ष के सन्नाटे में अकेला तैर रहा है, एक छोटे से कंचे की भांति। लेकिन आज हम इस पृथ्वी को छोड़कर दूर अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। पृथ्वी को वहां से देखने वाले हैं जहां से किसी इंसान ने नहीं देखा, या यूं कहें जहां से पृथ्वी शायद दिखाई ही न दे। वह पृथ्वी जहां आपने जन्म लिया, जहां आपने पहली बार आसमान को देखा, सांस ली, जहां बारिश की आवाज सुनी, जहां रात में चांद को देखकर सोचा कि वह कितनी दूर होगा, और जहां इंसान ने हजारों साल तक अपने आसपास की दुनिया को ही पूरा ब्रह्मांड समझकर अपनी कहानी लिखी। लेकिन आज हम उस कहानी से बाहर निकलने वाले हैं। हमारे सामने एक स्पेसक्राफ्ट तैयार है और उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट सक्रिय हो चुके हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। नेविगेशन सिस्टम अपनी कैलकुलेशन कर रहा है और बाहर लॉन्च साइट पर खड़ी वह मशीन धीरे धीरे हमें इस दुनिया से दूर ले जाने वाली है जिसे हमने हमेशा अपना घर कहा है। हमारी मंजिल चंद्रमा नहीं, मंगल भी नहीं, हमारी मंजिल सोलर सिस्टम का कोई प्लैनेट भी नहीं है। हमारी मंजिल है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। पृथ्वी से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक विशाल गैलेक्सी, एक ऐसी गैलेक्सी जिसे आज भी हम रात के आसमान में एक धुंधले से पात की तरह देखते हैं, लेकिन उसके भीतर अरबों तारों की असंख्य प्लैनेटरी सिस्टम की दुनिया छिपी है। लेकिन एंड्रोमेडा तक पहुंचने की बात करने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। यह यात्रा किसी एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने जैसी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है, इसमें हर अगला कदम पिछले कदम से हजारों, लाखों और फिर अरबों गुना बड़ा हो जाएगा। पहले हम अपने घर को छोड़ेंगे, फिर चंद्रमा को, फिर इनर सोलर सिस्टम को, फिर आउटर सोलर सिस्टम को, फिर उस रीजन को जहां सूर्य की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस और सोलर विंड की कहानी बदलने लगती है। फिर हम इंटरस्टेलर स्पेस में जाएंगे और उसके बाद हम अपनी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को पार नहीं बल्कि उसके भीतर एक बहुत लंबी कॉस्मिक यात्रा करेंगे, क्योंकि एंड्रोमेडा किसी पड़ोसी प्लैनेट की तरह हमारे सामने नहीं है। वह एक पूरी दूसरी गैलेक्सी है। लेकिन आज हम बस पहला कदम उठा रहे हैं पृथ्वी से। तो चलिए, काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8 और उस आखिरी क्षण में जब लॉन्च इंजन्स अपनी पूरी शक्ति से चलना शुरू कर देते हैं, स्पेसक्राफ्ट के आसपास की हर चीज वाइब्रेशन से भर जाती है। 3, 2, 1 और फिर हम ऊपर उठते हैं। नीचे की जमीन तेजी से पीछे जाने लगती है। कुछ सेकंड पहले तक जो लॉन्च पैड हमें विशाल दिखाई दे रहा था, अब छोटा हो चुका है। फिर बिल्डिंग्स छोटी होती हैं, सड़कें पतली रेखाओं में बदल जाती हैं और कुछ ही समय बाद शहरों की पहचान भी खत्म होने लगती है। अब हमारे नीचे सिर्फ जमीन नहीं है, पूरा लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। नदियां, पहाड़, समुद्र, बादल, और जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर से ऊपर जा रहा है, आसमान का नीला रंग धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है, काला। यह वही जगह है जहां से अंतरिक्ष शुरू होता है। लेकिन असल में यह कोई ऐसी दीवार नहीं है जहां जाकर अचानक अर्थ खत्म हो और स्पेस शुरू हो जाए। हम धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल रहे हैं जिसमें इंसान ने पूरी एवोल्यूशन बताई है। अब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंच चुका है और पहली बार हमारे सामने पूरी पृथ्वी है, एक गोल चमकती हुई नीली दुनिया। नासा के अनुसार अर्थ का डायमीटर लगभग 12,756 किलोमीटर है और सूर्य से इसकी एवरेज दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। यही वह प्लैनेट है जिसकी सरफेस पर लंबे समय तक लिक्विड वाटर मौजूद रह सका और जिसने जीवन को
पनपने का मौका दे दिया। लेकिन स्पेस से अर्थ को देखकर शायद सबसे ज्यादा हैरानी उसकी विशालता देखकर नहीं होती, बल्कि उसकी नाजुकता को देखकर होती है। एक पतली एटमॉस्फेरिक लेयर पूरे प्लैनेट के चारों ओर फैली हुई है। उसके नीचे हमारी पूरी दुनिया। हमें पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर इतना ऑब्वियस नहीं लगता, क्योंकि हम उसी के अंदर पैदा हुए हैं। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन अंतरिक्ष से वह एटमॉस्फेयर एक बेहद पतली सीमा जैसा दिखाई देता है, और उसी सीमा के भीतर ऑक्सीजन है, वाटर साइकिल है, वेदर है, क्लाउड्स हैं और जीवन है। हमारे स्पेसक्राफ्ट की विंडो से नीचे कोई देश अलग से दिखाई नहीं देता, कोई बाउंड्री लाइन नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई पॉलिटिकल मैप नहीं, सिर्फ एक प्लैनेट। और शायद यही वह मोमेंट है जहां हमारी पूरी यात्रा का पहला सवाल पैदा होता है। अगर हमें अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी इतनी छोटी दिखाई देती है, तो फिर हमारे बीच की इतनी सारी सीमाएं आखिर कितनी बड़ी हैं। हम कुछ समय के लिए अर्थ के ऑर्बिट में रहते हैं। हमारे नीचे प्लैनेट घूम रहा है, समुद्र पर सूर्य चमक रहा है, बादलों की विशाल सिस्टम धीरे धीरे मूव कर रही है, रात वाले हिस्से में शहरों की रोशनियां दिखाई दे रही हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पड़ाव है चंद्रमा। पृथ्वी से औसतन लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर। सुनने में यह दूरी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर यह अभी भी हमारे घर के आंगन जैसा है। नासा के अनुसार मून की एवरेज डिस्टेंस अर्थ से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, और उसकी ऑर्बिट इलिप्टिकल है। इसलिए यह दूरी समय के साथ लगभग 3,56,400 से 4,67,000 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। हम चंद्रमा की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थ अब पीछे दिखाई दे रही है, मून सामने धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और जैसे जैसे हम करीब जाते हैं उसकी सरफेस की डिटेल साफ होने लगती हैं। अब वह आसमान में दिखाई देने वाली छोटी सफेद डिस्क नहीं रह गई है। अब वह एक विशाल रॉकी वर्ल्ड है। उसकी सरफेस पर क्रेटर्स हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं और डार्क प्लेन्स हैं, जिन्हें एंसाइंट वॉल्केनिक एक्टिविटी ने बनाया है। लेकिन चंद्रमा की सबसे फैसिनेटिंग चीज शायद उसके क्रेटर्स भी नहीं है, वो है उसकी खामोशी। चंद्रमा के पास पृथ्वी जैसी डेंस एटमॉस्फेयर नहीं है। वहां हवा नहीं चलती, वहां बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती, और इसलिए वहां सरफेस पर बना कोई निशान लाखों सालों तक यूं ही पड़ा रह सकता है। कल्पना कीजिए, आप मून की सरफेस पर एक फुटप्रिंट बनाते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं, और अगर कोई नेचुरल प्रोसेस उसे डिस्टर्ब न करे तो वह निशान बहुत लंबे समय तक मौजूद रह सकता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां समय की गति घड़ी में नहीं, सरफेस पर दिखाई देती है। हर क्रेटर एक कहानी है, हर इंपैक्ट एक मेमोरी है, हर चट्टान सोलर सिस्टम के पुराने समय की एक निशानी है। और इसी मून ने इंसान को पहली बार पृथ्वी से बाहर कदम रखने का मौका दिया। 1969 में अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा, और दिसंबर 1972 में अपोलो 17 के बाद अब तक इंसान मून के सरफेस पर वापस नहीं गया है। नासा के अनुसार अपोलो 17 आखिरी क्रूड लूनार सरफेस मिशन था। लेकिन अब हमारे सफर की कहानी 1972 पर खत्म नहीं होती, क्योंकि 2026 तक चांद फिर से मानव एक्सप्लोरेशन का केंद्र में है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मून पर फिर से ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और फ्यूचर लूनार प्रेजेंस की दिशा में काम कर रहा है। और अप्रैल 2026 में आर्टेमिस 2 ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ मून का फ्लाई बाय किया। हमारा स्पेसक्राफ्ट मून के करीब पहुंच रहा है। नीचे लूनार सरफेस है, ऊपर ब्लैक स्काई, और पीछे हमारा घर पृथ्वी। अब हम मून की ऑर्बिट में हैं, और यहीं वह बेहद अजीब बात महसूस होती है। हम अर्थ से इतने दूर आ चुके हैं कि अगर कोई इंसान हमारी जगह खड़ा हो तो वह अपनी दुनिया को दूसरी दुनिया की तरह देख सकता है। चंद्रमा से पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है, एक विशाल नीली गेंद की तरह, जबकि चंद्रमा हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। और इस नीली गेंद के ऊपर सफेद क्लाउड्स घूम रहे हैं, महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, और शायद सबसे अजीब बात यह है कि वहां हमारी पूरी सिविलाइजेशन मौजूद है, लेकिन यहां से वह सिर्फ एक ग्रह दिखाई दे रहा है। मून और अर्थ के बीच की ग्रेविटेशनल रिलेशनशिप भी हमारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मून पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी वह अपने एक्सिस पर उतनी ही समय में घूमता है जितने समय में अर्थ की एक ऑर्बिट पूरी करता है। इसलिए अर्थ से हमें उसका लगभग
वही हेमिस्फीयर दिखाई देता है। नासा के अनुसार मून की रोटेशन और रेवोल्यूशन लगभग 27.3 अर्थ डेज में पूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मून का फेयर साइड हमेशा अंधेरे में रहता है। यह एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। जब मून अर्थ के चारों ओर घूमता है और उसका फेयर साइड भी सनलाइट पाता है, बस अर्थ से हमें उसका वह हिस्सा दिखाई नहीं देता जो कि हमारी तरफ है। और अब हम पहली बार उस फेयर साइड के ऊपर से गुजर रहे हैं। नीचे वह हिस्सा है जिसे इंसान ने अपनी आंखों से बहुत देर तक नहीं देखा था। 1959 में सोवियत लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने मून के फार साइड की पहली तस्वीर भेजी। आज हम उसके ऊपर से गुजर सकते हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। मून हमारे पीछे रहेगा और पृथ्वी भी पीछे छोड़नी पड़ेगी। और यहीं से हमारी यात्रा का असली अर्थ बदलना शुरू होगा, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा को छोड़ना सिर्फ डिस्टेंस तय करना नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री है। अब हम वापस उस फैमिलियर स्काई में नहीं हैं, जहां मून रात में हमें दिखाई देता है। हम अर्थ के बाहर हैं, जिसे हमने हमेशा अपनी पूरी दुनिया समझा। और हमारे सामने सूर्य है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र, वही स्टार जिसकी रोशनी अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लेती है। नासा के अनुसार सन के कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जहां न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की प्रक्रिया के जरिए एनर्जी पैदा करता है। लेकिन अभी हम सूर्य के पास नहीं जा रहे, हम उसकी ग्रेविटेशनल किंगडम में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा स्पेसक्राफ्ट इनर सोलर सिस्टम की ओर बढ़ता है, अर्थ की रोशनी पीछे कमजोर होती जाती है। हमारा प्लेनेट अब छोटा है, मून उससे भी ज्यादा छोटा, और फिर दोनों एक साथ दिखाई देना बंद होने लगते हैं। यह वह क्षण है जब शायद पहली बार हमारे अंदर एक सवाल उठता है, अगर हम इतनी दूर आ गए तो क्या हम सच में वापस जा पाएंगे? हमारी हाइपोथेटिकल जर्नी में जवाब है हाँ, हम जरूर लौटेंगे। लेकिन जितना दूर जाएंगे उतना वापस लौटना कठिन होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में सिर्फ ईंधन ही समस्या नहीं है, नेविगेशन भी समस्या है, रेडिएशन भी, कम्युनिकेशन है, टेम्परेचर है, ग्रेविटी है, और सबसे बड़ी चीज डिस्टेंस। अर्थ से मून तक की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, लेकिन सूर्य से मरकरी की एवरेज डिस्टेंस लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। चंद्रमा के बाद की जो दूरी है वह अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। अब हमारी यात्रा में लाखों किलोमीटर जुड़ने वाले हैं, और सामने एक ऐसा प्लैनेट है जो आकार में तो चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा है। नाम है मर्क्यूरी। हम सूर्य की ओर बढ़ रहे हैं, और सूर्य अब हमारे पीछे नहीं बल्कि हमारे सामने है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट इनर सोलर सिस्टम की तरफ जाता है, सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अर्थ से हमें सूर्य एक ब्राइट डिस्क जैसा दिखाई देता है, लेकिन बुध के पास पहुंचने पर सूर्य आकाश में कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। नासा के अनुसार मरकरी की सरफेस से सन अर्थ की तुलना में 3 गुना से भी अधिक बड़ा, और सनलाइट लगभग 7 गुना अधिक ब्राइट दिखाई दे सकती है। लेकिन मरकरी तक पहुंचने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी। स्पेसक्राफ्ट को सूर्य की तरफ भेजना सुनने में आसान लगता है। आप सोच सकते हैं कि अगर मरकरी सूर्य के पास है तो बस स्पेसक्राफ्ट को सूर्य की तरफ एक्सेलरेट कर दो, लेकिन ऑर्बिटल मैकेनिक्स इतना सिंपल नहीं है। अर्थ खुद लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य को ऑर्बिट कर रही है। जब हम अर्थ से लॉन्च होते हैं, हमारा स्पेसक्राफ्ट भी अर्थ की ऑर्बिटल मोशन इनहेरिट करता है। इसलिए सूर्य के करीब जाने के लिए हमें सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि अपनी ऑर्बिटल एनर्जी को भी बदलना पड़ेगा। यही कारण है कि मरकुरी तक पहुंचना इंजीनियरिंग की दृष्टि से एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है। नासा का मैसेंजर मिशन मरकरी की ऑर्बिट में पहुंचने से पहले कई प्लैनेटरी फ्लाईबाई और ग्रेविटी एसिड्स का इस्तेमाल करता रहा, और आज मरकरी की तरफ जाने वाले मिशंस हमें बताते हैं कि किसी प्लैनेट तक पहुंचना सिर्फ डिस्टेंस का सवाल नहीं है, यह ट्रेजेक्ट्री का सवाल है, ग्रेविटी का सवाल है, टाइमिंग का सवाल है, और यही हमारे सफर को दिलचस्प बनाता है। हम मरकरी की ओर बढ़ते हैं। सूर्य जब इतना ब्राइट है कि स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन करना पड़ता है, और सामने एक छोटा सा डार्क वर्ल्ड दिखाई देता है। पहले सिर्फ एक डॉट, फिर एक डिस्क, फिर सरफेस, और फिर क्रेटर्स। बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे यहाँ हैं। ये है मरकरी, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट और सूर्य के सबसे करीब मौजूद प्लैनेट। मरकरी का रेडियस लगभग
2440 किलोमीटर है, यानी यह अर्थ की विड्थ का लगभग 1/3 है और सिर्फ थोड़ा सा मून से बड़ा है। लेकिन साइज छोटा होने के बावजूद इस प्लैनेट की कहानी बहुत बड़ी है। मरकरी सन की ऑर्बिट सिर्फ 88 अर्थ डेज में पूरी कर लेता है, यानी अगर आप मरकरी पर रहते तो आपका एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, मरकरी अपनी एक्सिस पर बहुत धीरे रोटेट करता है। एक रोटेशन को लगभग 59 अर्थ डेज लगते हैं और एक कंप्लीट सोलर डे यानी एक सनराइज से अगले सनराइज तक लगभग 176 अर्थ डेज का होता है। मतलब मरकरी पर एक दिन एक साल से भी लंबा है। लेकिन मरकरी की सबसे अजीब चीज अभी बाकी है। यहाँ टेम्परेचर का अंतर बेहद एक्सट्रीम है। सनलाइट में सरफेस टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में टेम्परेचर लगभग -180 डिग्री तक गिर जाता है। एक ही प्लैनेट, एक ही सरफेस, लेकिन सूर्य की तरफ और अंधेरे की तरफ दो अलग अलग दुनियाएं। इसका बड़ा कारण है मरकरी के पास अर्थ जैसी थिक एटमॉस्फेयर नहीं है जो हीट को एफिशिएंटली रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसके आसपास एक बहुत ही पतला एग्जोस्फेयर है जिसे अर्थ जैसी कन्वेंशनल एटमॉस्फेयर समझना सही नहीं होगा। हम मरकरी के ऊपर से गुजरते हैं। नीचे एनसाइंट क्रेटर्स हैं। कुछ क्रेटर्स पर ब्राइट रेज दिखाई देती हैं, कुछ जगहों पर लंबी क्लिप्स हैं और इन क्लिप्स की कहानी भी दिलचस्प है। मरकरी के अंदरूनी हिस्से के ठंडा होने और सिकुड़ने से क्रस्ट पर बड़े स्केल टेक्टोनिक स्कार्प बन जाते हैं जिनमें कुछ सैकड़ों किलोमीटर तक लंबे और कई किलोमीटर ऊंचे भी हो सकते हैं। यानी यह प्लेनेट आज शांत दिखाई देता है, लेकिन इसका इंटीरियर बहुत ज्यादा एक्टिव रहा होगा। और फिर हमारी नजर मरकरी के पोल्स की तरफ जाती है। यहाँ सूर्य की रोशनी सरफेस के हर हिस्से तक नहीं पहुंचती। कुछ डीप क्रेटर्स के अंदर परमानेंट शैडोज मौजूद हो सकती हैं और यही शैडोज मरकरी की कहानी को और भी ज्यादा सरप्राइजिंग बनाती हैं, क्योंकि वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि मरकरी के पोलर परमानेंटली शैडोड रीजन में वाटर आइस मौजूद है या हो सकती है। अब एक पल के लिए सोचिए, हम एक ऐसे प्लैनेट के पास हैं जो सूर्य के बेहद करीब है, जहां सनलाइट सरफेस को 430 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकती है और उसी प्लैनेट के कुछ परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस बची रह सकती है। यह कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यही प्लैनेटरी साइंस की खूबसूरती है। एक ही दुनिया के अलग अलग हिस्से पूरी तरह अलग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। और अब अगर मरकरी की सरफेस पर खड़े होकर हम सूर्य की ओर देखें तो वह अर्थ से कहीं ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देगा। लेकिन अगर हम पीछे देखें तो अर्थ बहुत दूर है। मून तो लगभग अदृश्य हो चुका है और हमारी यात्रा वास्तव में शुरू हो चुकी है। हमने अर्थ को छोड़ा, मून को छोड़ा और अब मरकरी हमारे सामने है। लेकिन मरकरी हमारी मंजिल नहीं है, यह सिर्फ एक प्लैनेटरी चेक पॉइंट है, क्योंकि इसके आगे एक और दुनिया हमारा इंतजार कर रही है और वह दुनिया मरकरी से बिल्कुल अलग होगी। इसका आकार अर्थ के लगभग बराबर होगा। उसके क्लाउड्स इतने डेंस होंगे कि सरफेस को सीधे देखना बहुत मुश्किल होगा। उसकी एटमॉस्फेरिक इतनी थिक होगी कि सरफेस प्रेशर अर्थ से लगभग 90 गुना तक पहुंच सकता है और उसका टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा। उस प्लैनेट का नाम है वीनस और यही वह जगह है जहां हमारी जर्नी पहली बार हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करेगी। अगर पृथ्वी और वीनस लगभग एक ही आकार के हैं, अगर दोनों रॉकी प्लैनेट्स हैं, अगर दोनों सूर्य के आसपास मौजूद हैं, तो आखिर एक दुनिया लाइफ के लिए इतनी सुटेबल कैसे बन गई और दूसरी दुनिया एक ऐसी भट्टी कैसे बन गई जहां इंसानी स्पेसक्राफ्ट भी थोड़े समय के बाद एक्सट्रीम कंडीशन से जूझने लगते हैं। क्या वीनस कभी अलग था? क्या उसके अतीत में ओशियंस थे? क्या उसकी क्लाइमेट हिस्ट्री पृथ्वी के भविष्य को समझने में हमारी मदद कर सकती है? और क्या किसी प्लैनेट की पूरी डेंसिटी उसकी एटमॉस्फेयर तय कर सकती है? इन सवालों का जवाब हमें मरकरी के बाद मिलेगा। लेकिन अभी हम मरकरी की ऑर्बिट से आगे निकल रहे हैं। सूर्य पीछे नहीं, हमारे एक तरफ चमक रहा है। मरकरी धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और सामने एक चमकीली दुनिया उभर रही है। पहले वह सिर्फ एक पॉइंट है, फिर एक ब्राइट स्फीयर, फिर उसके क्लाउड्स की स्ट्रक्चर दिखाई देती है और जैसे जैसे हमारा स्पेसक्राफ्ट उसके करीब पहुंचता है हमें एहसास होता है यह कोई ऑर्डिनरी प्लेनेट नहीं है, वीनस। हम मरकरी को पीछे छोड़ चुके हैं। अर्थ बहुत दूर है, मून भी पीछे है और हमारी स्पेसक्राफ्ट विंडो के सामने सोलर सिस्टम की अगली दुनिया खड़ी है।
एक ऐसी दुनिया जो खूबसूरत भी है और भयावह भी। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी वीनस की ओर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।